नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 26% शुल्क लगेगा। म्यांमार की सैन्य सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद देश में राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूदा गृह युद्ध पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने की घोषणा की। और आईपीएल T20 क्रिकेट में बेंगलुरु में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इस धारणा को गलत बताया है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति को जब्त करना नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विपक्ष पर विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक सभी धर्मों की समानता के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। लोकसभा ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930 को निरस्त करता है। जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे क्यों? बनाएंगे आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों, संगठनों और लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। बिहार में पसमानदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पसमानदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। मैं समझता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नई सुबह है, और मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए के गठबंधन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। लोकसभा में कल देर रात तक वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कोच्चि के पास मुनम्बम में ग्रामीणों ने सरकार के समर्थन में पटाखे जलाए और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। 600 से अधिक ग्रामीण अपनी आवासीय संपत्तियों पर राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ पिछले 5 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे।
लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत और तृणमूल कांग्रेस की सयानी घोष तथा अन्य सांसदों ने भाग लिया। सदन में संवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य हालत बहाल करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी उच्चतम प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है। पहली चिंता शांति प्रस्तापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीनों में राज्य में किसी की मृत्यु की खबर नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद सरकार ने दोनों गुटों के साथ बैठकें की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह रवाना हुए। वर्ष 2016 और 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। प्रस्थान के समय बयान में श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें बिम्स्टेक देशों के नेताओं के साथ बैठक और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग मजबूत करने के लिए सार्थक बातचीत के उत्सुकता से प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंगतौन शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भारत थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को अधिक प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। कल से शुरू होने वाले 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और मुक्त। सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा और बिम्स्टेक के भविष्य की दिशा तय करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट का भी समर्थन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से मधुर द्विपक्षीय संबंध, साझा सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी रहे हैं। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है और एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। इसके अलावा थाईलैंड बिम्स्टेक में भी एक अति महत्वपूर्ण भागीदार है। थाईलैंड आसियान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सुपर्णा के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर 3 दिन के राजकीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। माओवादियों ने कथित रूप से पत्र के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष पर विराम लगाने का प्रस्ताव दिया है और शांति वार्ता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। पत्र के जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर नक्सली वास्तव में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने प्रतिनिधि का नाम और शांति वार्ता के लिए शर्तें बतानी होंगी। वाकई चर्चा चाहते हैं तो सरकार 100 बार तैयार है और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इन देशों से आयातित वस्तुओं पर 26% शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क पूरी तरह से पारस्परिक नहीं होंगे और अमेरिका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका गैर टैरिफ बाधाओं सहित सभी शुल्कों की संयुक्त दरों की गणना करेगा और उन देशों द्वारा अमेरिका पर लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क लेगा। But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20% और ब्रिटेन से 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो अमेरिका के 2 मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी देश हैं। वहीं चीन पर 34%, भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29%, श्रीलंका पर 44% और इजरायल पर 17% आयात शुल्क लगेगा। इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने इस शुल्क को अन्यायपूर्ण बताया है।
म्यांमार में 7.7 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3003 हो गई है और करीब 4500 लोग घायल हैं। इस बीच म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए देश में चल रहे गृह युद्ध पर अस्थायी तौर पर विराम लगाने की घोषणा की है। भूकंप प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए 22 अप्रैल तक युद्ध विराम लागू रहेगा। इस घोषणा के बाद एक तरफा अस्थायी युद्ध विराम लागू हो गया है। सेना ने चेतावनी जारी की है कि युद्ध में संलिप्त सभी गुट हमला करने से बचे, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। ISSF विश्व कप में आज से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में मुकाबले आरंभ हो रहे हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 43 सदस्यों की भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व करेंगे। वर्ष के पहले ISSF विश्व कप आयोजन में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज स्पर्धा करेंगे। भारत ने इस विश्व कप के लिए सबसे बड़ा दल भेजा है। चीन के 39 जबकि मेजबान अर्जेंटीना के 38 खिलाड़ी भाग लेंगे। IPL 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात गुजरात टाइटंस ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 2 विकेट खोकर 170 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में लू चलने जैसे हालात बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान पश्चिमोत्तर भारत में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद निखिल। वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े समाचारों को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोटों से बिल पारित। अमर उजाला और वीर अर्जुन की खबर है आज राज्यसभा में पेश होगा विधेयक। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है कानून बनने की राह पर विधेयक। पंजाब केसरी और राष्ट्रीय सहारा ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान सचित्र दिया है, संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। हरिभूमि ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही महिलाओं का चित्र प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जनसत्ता का आकलन है, सैन्य सहयोग होगा मजबूत और रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। बिजनेस भास्कर की खबर है वित्त वर्ष 2024-25 में 78 IPO आए, जिनमें 34 इश्यू प्राइस से नीचे, अधिकतर घाटे में गए। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा एडिशन आज से शुरू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उद्घाटन करेंगे। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की खबर है पूनम गुप्ता RBI की नई डिप्टी गवर्नर। और जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में भारतीय दल आज 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 26% शुल्क लगेगा। म्यांमार की सैन्य सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद देश में राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूदा गृह युद्ध पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने की घोषणा की। और IPL क्रिकेट में बेंगलुरु में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।